हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू द इंग्लिश नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो आखिर वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे। राजस्थान सरकार ने रीट की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जो है, उसका इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों को बता दी है। जिसकी जो टेंटेटिव डेट है वो आप लोगों को पता होगा कि लगभग 20 जनवरी के बाद में वो एग्जाम जो है कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो टाइम जो है वो काफी कम है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं जिसमें 2 लैंग्वेजेस भी हमें चूज करनी होती है। तो डोंट वरी, इस लिमिटेड टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रिपरेशन है वो आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। अभी आज का जो सेशन मैं स्टार्ट करूंगा, इसमें हम लोग मैं आपको बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीड का जो आपका पेपर होता है या लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें ग्रामर, फोनेटिक्स, लिटरेचर, वोकैबुलरी और टीचिंग मेथड्स, ये 5 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन जो टॉपिक है उसकी प्रिपरेशन मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं करवा दूंगा। आज के इस सेशन में हम लोग लिटरेचर की बात करेंगे। तो रीड पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स 2022 में जो वैकेंसी हुई थी एग्जाम, आप लोग जानते हो जैसे कि क्वेश्चंस काफी रिपीट होके आते हैं। तो यहाँ पर आज पीवाईक्यूज के थ्रू हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सो दैट वह क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो हम सॉल्व कर लें, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर एग्जाम में पूछे जाए तो भी हम उनको सॉल्व कर पाए। तो हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज 2 में जो लिटरेचर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे, और ये सारे पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो 2022 में जो पिछला रीट हुआ था उसके पेपर्स में से क्वेश्चंस ये सारे लिए हुए हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कस करने वाला हूं, हर एक फैक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। आप लोग इनके क्वेश्चंस के आंसर्स तो देखो, लेकिन साथ साथ में मैं जो इसका जो एक्सप्लेनेशन दूं, जो इसको एलैबोरेट करूं, जो इसको मैं एक्सप्लेन करूं, उसको आप लोग समझने की कोशिश करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन द लाइंस गिवन बिलो द लिटरेरी डिवाइसेस मेटाफर इज यूज्ड इन, यहां पर मेटाफर के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो 4 सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए हैं इनमें से पूछा हुआ है कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन में एक मेटाफर दिया हुआ है, यानी इन 4 में से किस ऑप्शन में मेटाफर का एग्जांपल दिया हुआ है। आप लोग इस बात को जानते होंगे कि मेटाफर जो होता है वो एक तरह का कंपैरिजन होता है। मेटाफर एक तरह का कंपैरिजन होता है, ठीक है। और वो जो कंपैरिजन करते हैं उस टाइम पर हम एज या लाइक जैसे शब्दों का जो यूज होता है वो हम लोग नहीं करते। एज और लाइक जो होता है वो सिमिली में आता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन अगर मैं देखूं, बेटी, बॉटर, बॉट, सम, बटर, इसमें ब और ब साउंड का रेपिटेशन हुआ है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल किसका है? एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन कब होता है? जब किसी लाइन में इनिशियल साउंड जो है वो बार बार रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड एन एलिट्रेशन। एज कॉल्ड एज आइस, ये आप लोगों को पता है सिमिली का एग्जाम्पल है। सिमिली का एग्जाम्पल, सिमिली क्या होता है? वो भी कंपैरिजन होती है, उसमें हम लाइक और एज जैसे शब्दों का यूज करते हैं। यहाँ पर एज और एज की बात कर रहे हैं हम, लाइक और कोल्ड और आइस, यानी किसी ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन जो है वो हम आइस से कर रहे हैं, और एज और लाइक जैसे शब्दों का यूज किया हुआ है। ये सिमली का एग्जांपल है, ठीक है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ठीक है। और एक आया हुआ है इट इज द ईस्ट एंड जूलियट द सन। ये जो फोर्थ ऑप्शन है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है? इट इज द ईस्ट एंड जूलियट द सन। अगर आप लोग इस सेंटेंस को देखोगे तो यहां पर ये कंप्लीट सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जूलियट इज द सन, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होगा। एक्चुअली ये एपिग्राम, एक तरह से इंग्लिश में एपिग्रामेटिक स्टाइल होती है, जिसमें क्या होता है किसी रिदम को क्रिएट करने के लिए सेंटेंस को एज अ कोड हम यूज कर पाए, इस तरीके से हम उसमें से जो वर्ब होती है कई बार उसको हटा देते हैं एक रिदम क्रिएट करने के लिए, एक एपिग्रामेटिक स्टाइल जो है इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से था
कि इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। यहां पर जूलियट को सन कहा गया है। जूलियट एक पर्सन है जिसकी कंपैरिजन हमने सन से कर दी। आप लोग देख पाएंगे यहां पर हमने डायरेक्टली कंपैरिजन कर दिया जूलियट का सन से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगर मैं किसी पर्सन को बोलूं कि ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वो इस फैमिली का स्टार है, तो यहां पर आप देखोगे कि ही की कंपैरिजन मैंने यहां पर स्टार से कर दी। आप कह पाएंगे सर यहां पर एक मेटाफर का यूज किया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसके साथ साथ हमने कुछ एडिशनल फैक्ट देखे। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं आए, लेकिन इन फैक्ट से रिलेटेड ये जो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर किए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अ जॉनरा of drama based on human suffering and mainly the terrible or sorrowful events that befall main character is known as। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या कहा है? जॉनरा होता है एक्चुअली जो टाइप, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है वो किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेट करता है उसको हम लोग जॉनरा कहते हैं। तो एक जॉनरा है ड्रामा का। ड्रामा के जॉनरा होते हैं, आप लोग जानते हैं कि ड्रामा जो होता है और जैसे ड्रामा ट्रेजेडी होता है, ड्रामा कॉमेडी होता है, ट्रेजी कॉमेडी भी होता है, मेलो ड्रामा होता है, ऐसे ड्रामा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ड्रामा का एक जॉनरा है जो बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग्स, जिनमें हम ह्यूमन बीइंग के सफरिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, और उसमें उसके साथ होने वाले टेरिबल और सोरोफुल इवेंट्स की हम बात करते हैं, जो कि उसके मेन कैरेक्टर के साथ में जो मेन कैरेक्टर है वो एक्सपीरियंस करता है। कहने का मीनिंग हुआ कि किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रामा में हम एक कैरेक्टर के, एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं या पढ़ते हैं जो जो अपनी लाइफ, जो सफरिंग या अपने सॉरोफुल इवेंट के लिए जाना जाए। ऑब्वियसली जब बात सफरिंग की हो, जब बात यहाँ पर टेरिबल और सॉरोफुल इवेंट की हो, तो आपको पता है ये बात उसके साथ होने वाले कुछ गलत इंसिडेंट्स लाइफ में उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा जो होता है वो ट्रेजेडी में होता है। आप लोग जानते हैं ऐसा किस में होता है? ट्रेजेडी में होता है, ठीक है। कॉमेडी कब होता है? जब जो उस कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है, उसकी लाइफ में एंड में भले ही वो कुछ सफरिंग्स हो उसकी लाइफ में थोड़ी बहुत, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले उसकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, ऐसे जो प्ले होते हैं वो कॉमेडी की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है किंग लियर। ये ट्रेजेडी के कैटेगरी में आते हैं। और वही अगर मैं बात करूं एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, ये कॉमेडी है, तो यहां पर आ गया। नेक्स्ट का है कि अ फेबल इज एन एग्जांपल ऑफ। फेबल क्या होता है? राइम, शॉर्ट स्टोरी, सोनेट और नन ऑफ दीज। देखो राइम तो आप लोग जानते हो कि जब वर्ड के लास्ट के जो साउंड्स जब मैच करते हैं उनको हम राइम कहते हैं। शॉर्ट स्टोरी और सोनेट, सोनेट एक 14 लाइंस की पोएम होती है, आप लोग जानते हो, ठीक है। फेबल क्या होता है? फेबल क्या होता है? देखो जो शॉर्ट स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी, यहां ध्यान रखना, कई शॉर्ट स्टोरीज ऐसी होती है जिनके अंदर किसी ना किसी मॉरल वैल्यूज की या एक मॉरल दिया जाए। ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू जो उसका जो रीडर है उस रीडर को कोई मॉरल, कोई नैतिक शिक्षा की हम लोग बात करें। ऐसे जो शॉर्ट स्टोरी जिसमें मॉरल दिया जाए, अगर उसके कैरेक्टर्स कोई एनिमल्स हो या उसके कैरेक्टर्स बर्ड्स हो, तो ऐसी शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसको हम लोग फेबल कहते हैं, ठीक है। लाइक आपने बचपन में हितोपदेश, पंचतंत्र ऐसे पढ़ा होगा। तो ऐसे शॉर्ट स्टोरीज जिनके अंदर कोई मॉरल दिया जाए और उस शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स या तो एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, ऐसे जो एक तरह से हम जो कह सकते हैं शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसको हम लोग फेबल कहते हैं। और ऐसे स्टोरीज जिनमें कैरेक्टर्स कोई सेंट या कोई मंक हो, साधु सन्यासी, उसको हम लोग पैराबल कहते हैं। तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इसका आंसर जो है वो बी रहेगा। अ फेबल इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट स्टोरी।
अब देखो एग्जाम में इस बार जैसे क्वेश्चन फेबल पे पूछा हुआ है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम पर जब एग्जाम में दिया जाए तो वो एग्जामिनर पेरेबल पे क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये चीज इस तरीके से समझनी है। नेक्स्ट का है कि पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल्सो नॉन एज, पेट्रार्कन सोनेट को और किस नाम से जाना जाता है इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर दूं कि जो आपका सोनेट होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, और एक इसका टाइप जो होता है वो होता है शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट जो है वो इटली में ओरिजिन हुआ था, इस वजह से इसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। ठीक है। और ये सोनेट का क्लासिकल फॉर्म है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल सोनेट भी कहा जाता है। तो ये तीन टर्म ध्यान रखना, पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, ट्रेडिशनल सोनेट या क्लासिकल सोनेट। ये चारों टर्म जो है वो एक ही कैटेगरी के हैं, पेट्रार्कन, इटालियन, ट्रेडिशनल और क्लासिकल। बात शेक्सपियरियन सोनेट की करें तो ध्यान रखना ये इंग्लिश में लिखे गए थे, इस वजह से इसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, कहा गया कि पेट्रार्कन सोनेट को किस नाम से जाना जाता है। इंग्लिश सोनेट तो शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं, आपको पता है। इटालियन सोनेट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट्स एक ही होते हैं, फ्रेंच सोनेट्स नहीं है, इंग्लिश में ऐसा कोई टाइप नहीं है। ये तीन टाइप जो है वो है, उनमें से पेट्रार्कन सोनेट जो है वो इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, which literary device is used in the second and third line of the stanza। ठीक है। ओके, ये एक्चुअली कोई पोएम का क्वेश्चन था, तो पोएम तो हमने यहाँ पर ली नहीं, तो उसको चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर देखते हैं। आई मस्ट कन्फेस दैट इट माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड अबव लाइन। अब इसमें पूछा भाई, सिंपल सी बात है कि ऊपर वाली सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का जो यूज किया गया है। चलो वन बाय वन हम देख लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जिसमें कोई नॉन लिविंग थिंग होता है, कोई निर्जीव वस्तु होता है, उसमें ह्यूमन बीइंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा लव इज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड होना जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो फीचर जो है वो किसी न किसी ह्यूमन बीइंग का, सजीव का ही हो सकता है। तो अगर नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमनाइज कर दें, उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट कर दें, ह्यूमन एट्रीब्यूशन दे दें, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। एसोनेंस का क्या होता है, जब वर्ड के बीच में जो मिडिल साउंड्स हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं, वाउल साउंड्स, तब उसको हम लोग एसोनेंस कहते हैं। मेटाफर कंपैरिजन होता है, आपको पता है। एपिथेट जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। तो देखो ऐसे जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो कहीं ना कहीं हम हमारे सिलेबस को भी अगर अच्छे से गो थ्रू कर ले तो उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। एपिथेट जो है वो हमारे फिगर ऑफ स्पीच सिलेबस में है नहीं, एक बार हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि एपिथेट तो इसमें होने के चांसेस कम है, क्योंकि सिलेबस में ये दिया हुआ नहीं। अब तीन ऑप्शन में से दिए हुए हैं। अब देखो, आई मस्ट कन्फेस दैट इट माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस। आप अगर इसको देखोगे तो इसमें देखो क्वेस्ट में ए, फेल्ट में ए, डिप्रेस्ड में और रेस्टलेस में, इसमें ए साउंड जो है, ए साउंड वो बार बार रिपीट हो रहा है। और अभी मैंने क्या कहा था कि वर्ड में जो मिडिल साउंड्स हैं, वर्ड के किसी बीच में अगर वाउल साउंड का रेपिटेशन बार बार हो, तो वो जो एग्जाम्पल होता है वो एसोनेंस का होता है। यहाँ पर एसोनेंस जो है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है। तो क्वेस्ट में ए, फेल्ट में ए, कन्फेस में तो ए साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। बाकी देखो इसमें किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया हुआ है नहीं, कंपैरिजन भी है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन भी यहाँ पर हो नहीं सकते। चलो नेक्स्ट देखते हैं। माय सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये जॉन मिल्टन के लिए लिखी हुई पोएम की लाइन है। ठीक है। माय सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, मीनिंग की अगर हम बात ही नहीं करेंगे अभी। अभी तो हमें सीधा एग्जांपल देखना है। दाई जो वर्ड होता है, दाई ट्रेडिशनल जो आर्केक इंग्लिश होती थी उसमें यू के लिए दाई लिखा जाता था। तो ये ठीक है, योर, सॉरी, योर के लिए दाई लिखा जाता था, यू होता था दाऊ। ठीक है। कहीं पर भी अगर आप
दाऊ वर्ड देखो तो समझ जाना वो यू के लिए है, दाई वर्ड देखो तो समझ जाना योर के लिए है। तो योर सोल वॉज लाइक अ स्टार, लाइक अ स्टार। सिमिली, सिमिली यहाँ पर, सिमिली क्या होती है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स बाय यूजिंग लाइक एंड एज। तो यहाँ पर लाइक का यूज किया हुआ है, लाइक यूज करके हमने कि किसी पर्सन के सोल की कंपैरिजन स्टार से कर रखी है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर सिमिली का एग्जांपल रहने वाला है। पन जो है, वैसे तो ध्यान रखना कि पन आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी आपको मैं बता दूं कि पन क्या होता है। कि पन एक्चुअली होता है कि जब कोई भी सेंटेंस में ऐसा वर्ड हो जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो, एक से ज्यादा जिसके मीनिंग्स बन सकते हो, उसको पन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सोना की बात करूं, मैंने किसी से पूछा कि व्हाट डू यू लाइक, आपको पसंद क्या है, तो सामने वाला एग्जांपल दे मुझे सोना पसंद है। तो सोना जो वर्ड है वो स्लीप के लिए भी हो सकता है और गोल्ड के लिए भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है उसको हम लोग पन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A poem that has 14 lines, 14 लाइन से ही हमें आइडिया लगा कि ऑब्वियसली ये बात किसकी कर रहा होगा, सोनेट की। Each usually containing 10 syllables, 10 syllables क्या होता है? साउंड की एक यूनिट जो होती है उसको सिलेबल कहते हैं। सिलेबल जो होता है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी वर्ड में उपस्थित वाउल साउंड जो होते हैं उसको कंसिडर करना होता है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं, किसी भी वर्ड में या किसी भी लाइन में जितने वाउल साउंड्स होते हैं, जितने स्वर जो हैं, उतने ही सिलेबल्स वहां होंगे। एंड अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम इज नॉन। तो जिसकी राइम स्कीम भी फिक्स होती है, आप लोग जानते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है, पेट्रार्कन सोनेट की भी एक फिक्स राइम स्कीम होती है। और बात यहाँ पर 14 लाइंस की कर रहा है, तो 14 लाइन जो होता है वो क्या होता है? सोनेट में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एलिजी जो है वो एक पोएम है, एलिजी सैड होती है। लाइमेरिक एक शॉर्ट पोएम होती है। ओड जो है वो एक बहुत बड़ी पोएम होती है, आपको बताया, जिसकी स्ट्रोफी, एंटी और एपोड 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन जो है वो एलिजी और सोनेट में से ही एक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बात 14 लाइंस की गई है, इसलिए सोनेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर कहा कि विच वन ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू एन एलिजी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से देखो, यहाँ बात कर रहा है नोट की, ठीक है। तो एलईजी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, उनमें से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो एलईजी का है, एक कैरेक्टरिस्टिक एलईजी का नहीं है। कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, मैं कहूँ अ सैड पोएम, बिल्कुल एलईजी एक सैड पोएम होती है। एलईजी होता क्या है? एक ऐसी पोएम जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है, ठीक है। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मीनिंग भी सैड होता है, मॉर्निंग पोएम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मॉर्निंग क्या होता है? विलाप, शोक मनाना किसी के लिए। फिर आ गया इमोशनल पोएम, ठीक है, और एक आ गया जॉयफुल पोएम। ऑब्वियसली जॉयफुल है ही नहीं, क्योंकि जॉयफुल जब किसी की डेथ हो रखी है तो डेथ के लिए हम ऑब्वियसली जॉय की बात कर नहीं सकते। डी ऑप्शन हो नहीं सकता। इमोशनल हो सकता है, अगर कोई पर्सन किसी की डेथ हो गई तो उस पर इमोशनल हो जा सकता है। तो ऑप्शन सी भी इसका करेक्ट आंसर है। इट मींस जो नोट की बात कही है, ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन है ये इसका फीचर नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्या पूछा हुआ है? 3 4 में से कौन सा एलईजी का फीचर नहीं है? तो ऑब्वियसली जॉयफुल पोएम एलईजी का फीचर नहीं है, तो ऑप्शन में आपको मार्क करना है डी। अब तो चलो ये 4 ऑप्शन है, जैसे अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ उसमें आपको पता है कि 5th ऑप्शन भी दिया जाएगा, आंसर नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। तो अभी तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए हमने 4 ऑप्शंस को भी यहाँ पर लिया है। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइंस गिवन बिलो। कितना अच्छा एग्जांपल है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा हुआ है कि इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। मैं कह रहा हूं कि अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप सेंटेंस को पढ़ो, पढ़ते ही आपको रियलाइज होने लग जाएगा। रीड में एक आपके लिए चीजें जो है वो इजी इसलिए रहती है क्योंकि कुछ छोटे से टर्म्स, कुछ लिमिटेड सिलेबस जो है वही एग्जाम में दिया गया है। तो देखो, मैंने कहा प्राइड गोथ, गोथ क्या होता है इसको भी समझो। जो ट्रेडिशनल इंग्लिश होती थी उसमें जैसे किसी वर्ब को सिंगुलर रखना हो, ठीक है, तो सिंगुलर फॉर्म जो होती है उसमें एस और एस को सफिक्स जो हम यूज करते हैं आज जैसे मॉडर्न इंग्लिश में, उस टाइम पर टी एच ये ऐड किया करते थे विलियम शेक्सपियर के टाइम पर, ठीक है। जो आर्केक इंग्लिश होती है उसमें वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस और एस की जगह टी एच या ई टी एच का यूज करते थे। एक्चुअली ये गोथ जो वर्ड है ये गोज के लिए आया हुआ है। मैंने कहा प्राइड गोज फोर्थ। प्राइड जो वर्ड है इसको देखो, यहीं से पता चल रहा है, प्राइड ईगो, ठीक है।
वो आगे जा रहा है कहीं, तो सिंपल सी बात है, प्राइड एक एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो अगर कहीं मूव कर रहा है, वो जा रहा है, चलने की बात कर रहा है, प्राइड के चलने की बात कर रहा है, तो कोई नॉन लिविंग थिंग अगर ह्यूमन बीइंग की तरह चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये एग्जांपल किसका होगा? पर्सोनिफिकेशन ही होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्राइड को हमने उसके उसको वॉक करने का मीनिंग यहाँ पर कन्वे किया गया है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट देखा, बैटी बॉटर बॉट सम, ये तो हो गया, अभी हमने देखा ये किसका एग्जांपल है। अब देखो, बैटी बॉटर ब ब ब ब साउंड रिपीट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा कि इनिशियल साउंड बार बार रिपीट होता है जब किसी लाइन में एक ही साउंड, देखो कोई भी लाइन है, ठीक है, उस लाइन में जो शुरुआती जो साउंड होता है, जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के जो शुरुआती लेटर्स होते हैं, उनमें अगर बार बार एक ही साउंड रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? एलिट्रेशन का। जैसे मैं अगर कहूं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, अब यहां पर आप देखोगे तो व साउंड बार बार रिपीट होता है, तो ये ऑब्वियसली एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। एलिट्रेशन क्या होता है? जिसमें वर्ड के इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर लेने वाला है। नेक्स्ट है, ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हेल्कन वाइल्ड, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द एक्सट्रैक्ट इज। मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ब्लू एज दे रखा है, यानी एज लगाकर हमने कंपैरिजन कर रखी है, ऑब्वियसली ये सिमिली का एग्जांपल है। देखो, जब फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया तब उसको इलेबोरेट करना पड़ा था, समझने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब समझना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा, वो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, उसी के यहाँ पर आगे के क्वेश्चन में हमें कम टाइम देने की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हेल्क्योन वाइल्ड, तो एज लगाकर हमने कंपैरिजन कर दी, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर सिमिली है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी में भी, कोई भी स्टोरी होता है उसका प्लॉट, प्लॉट उसका कथानक, ठीक है। प्लॉट किसी भी मूवी या नॉवल या ड्रामा के कथानक की बात कर रहे हैं तो प्लॉट होता है। प्लॉट क्या होता है? एक सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे जो आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड होते हैं कि जो मिलकर एक कंप्लीट स्टोरी का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी मूवी का, किसी भी ड्रामा का या किसी भी स्टोरी का जो कथानक या प्लॉट होता है, वो कॉमिक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। वो ट्रेजिक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। वो सैटिरिक हो सकता है क्या, यानी सेटायर की तरह भी उसको काम में लिया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। सेटायर यानी व्यंग्य की बात करते हैं, तो ऑल इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। किसी भी मूवी जो या कोई भी शॉर्ट स्टोरी होती है, वो कॉमिक भी हो सकती है, यानी उसके अंदर जो एक सुखांत जिसको हम लोग कह सकते हैं, और वो दुखांत भी हो सकती है, उसके अंदर सैडनेस की भी बात हो सकती है, और वो सटायर की तरफ भी वो काम में लिया जा सकता है। तो इस मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी जो कि ऑल है, वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, द्रविड़ वॉज द वॉल ऑफ आवर क्रिकेट टीम, द्रविड़ को हमारे क्रिकेट टीम की वॉल कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है। ऑब्वियसली द्रविड़ की कंपैरिजन वॉल से कर रखी है, क्योंकि द्रविड़ जो है वो एक दीवार की तरह डट के खेलते थे। जब विपक्षी टीम बाकी प्लेयर्स को आउट कर देती और हमारा जो भारत जो है वो मैच हारने जैसी सिचुएशन में हो जाता, उस टाइम पर राहुल द्रविड़ एक दीवार की तरह वहां पर डटे रहते, खड़े रहते, और विपक्षी टीम का कोई भी प्लेयर उनको आउट करने में कामयाब नहीं होता। तो इस वजह से द्रविड़ की कंपैरिजन वॉल से कर रखी है, तो ऑब्वियसली वॉल से कंपैरिजन कर रखी है तो सिमिली और मेटाफर होगा, और यहाँ पर एज और लाइक का यूज नहीं किया हुआ, तो इट मींस बी आंसर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है आपका, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence in। लैंग्वेज समझोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। कहा क्या कहा गया है कि भाई जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होता है, इनएनिमेट होता है जो निर्जीव होती है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नोशंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस का मीनिंग क्या हुआ? जैसे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, इनकी बात करते हैं। इनको इस तरीके से स्पोकन, यानी इस तरीके से इनको यूज किया जाए कि जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि उनमें क्या लाइफ है, उनमें जीवन है, ठीक है, और उनके अंदर इंटेलिजेंस भी है, वो ह्यूमन बीइंग की तरह वो ब्रेन भी, वो माइंड भी यूज कर सकते हैं। ऐसी जो सिचुएशन होती है, वो एग्जाम्पल किसका होता है? तो आपको पता है कि जब इन एनिमेट थिंग्स को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है?
जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल होता है। तो ये देखो, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, ये आपके रीट 2022 में जो पेपर्स हुए थे, 4 सेट्स जो हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं यहाँ पर ला चुका हूँ। इन क्वेश्चंस को देखा, आपने सॉल्व किया, ऑल्दो हो सकता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और हो सकता है नहीं भी आया हो। अगर आपने पढ़ा है, पहले आपने सिलेबस कवर कर रखा है, सारा सिलेबस पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए चीजें आसान रही होगी। इन केस आपने सिलेबस नहीं पढ़ा, डायरेक्ट आपने वीडियो देखा है, तो आपको हो सकता है बहुत सारे फैक्ट्स में आपको डाउट भी रहा होगा। इसके लिए आपको एक बार कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ना होगा। इसके लिए भी आपको देखो चिंता करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, द इंग्लिश नोटबुक, जिसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में डाल रखी है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी डाल रखी है। इस हमारी इस एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट रीड का जो कोर्स है वो मिल जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है, जिसमें भी देखो आपके लिए बेनिफिट क्या है कि इसमें आप लोग जैसे कि जानते हो कि ये जो है वो एक पात्रता परीक्षा है, फ्री है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका तो कंप्लीट आपको मिलेगा, और ये भी रीट में अभी लैंग्वेज 2 का, क्योंकि लिटरेचर जो है वो लैंग्वेज 2 है, आपको पता है, लैंग्वेज 2 का कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको मिलेगा। इसके अंदर डिटेल्ड डिस्कशन भी रहेगा, ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस, और खूब सारी प्रैक्टिस भी रहने वाली है। इसके साथ साथ आपका जब प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस का जो भी सिलेबस है वो भी आपको इसी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। रीट में लेवल 1 और लेवल 2, ये दोनों ही आपको यहाँ पर से इस हमारे इस ऑनलाइन कोर्स से कवर हो जाएगा। तो अभी आप जैसे देखेंगे कि रीट प्री का सिलेबस चल रहा है, उसमें वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी। और इसके साथ साथ जैसे जैसे रीट का एग्जाम होते जाएगा, मतलब रीट का एग्जाम होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, इस सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद हम मेंस का कंटेंट भी इसमें अपलोड करते रहेंगे। तो सो दैट प्री क्लियर होने के बाद आप मेंस की तैयारी भी इसी कोर्स में इसी फीस के साथ में आप कर सकते हैं। दोबारा से आपको कोर्स परचेज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और साथ में इस ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ हमने एक टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए लॉन्च की है, जिसमें आपको 10 टॉपिक वाइज टेस्ट और 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी रहेगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा, हर एक क्वेश्चन को काफी डिटेल में आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन उसकी उसका सॉल्यूशन जो मिलने वाला है। तो इस तरीके से रीट की पूरी 360 डिग्री एनालिसिस जो है वो हम यहाँ पर इस बार करने वाले हैं। रीट में मेरा टारगेट है आपके 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हो। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल फिर एक नए टॉपिक पर हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।